हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। लॉ ऑफ मोशन और फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये चैप्टर का बैकग्राउंड क्या है। तो पिछले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि जो मोशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि एक मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग कई सारा क्वांटिटी का डेफिनेशन लिया था। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, ओके, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कई तरह का हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, मोशन दो टाइप का होता है, एक तो है यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए वेलोसिटी काफ़ी है, स्पीड काफ़ी है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब जब वेलोसिटी और स्पीड में चेंज आता है तो उसे समझने के लिए हम लोग एक नया टर्म डिफाइन किए थे। वो टर्म क्या था? एक्सेलरेशन था। मतलब मोशन के बारे में हम लोग स्टडी किए थे कि कैसे मोशन होता है, मोशन में क्या चेंज आता है। ठीक है, वो स्टडी कर चुके थे। अब यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि मोशन का कॉज, जो मोशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, वो हम लोग अभी तक फाइंड नहीं किया। फिर हम लोग मोशन को डिस्क्राइब किया कि कई तरह का मोशन होता है, उसको हम लोग डिस्क्राइब किया कि इसको ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है, इसको ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है। उसको हम लोग स्टडी किया, लेकिन उसका जो कारण है, ठीक है, वो हम लोग स्टडी नहीं किया अभी तक कि कौन सा वो कारण है जिसके वजह से मोशन होता है, जिसके वजह से मोशन में चेंज आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आज पहले जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है फोर्स। तो फोर्स क्या है उसको बाद में समझेंगे। पहले हम लोग समझे कि किसी भी बॉडी उसका जो सिचुएशन है, किसी भी बॉडी उसका जो सिचुएशन है, सिचुएशन मतलब आइदर वो रेस्ट में है या फिर कुछ बॉडी मूव कर सकता है, वो मूव कर रहा है। जो सिचुएशन है तो उसको उसमें चेंज लाने के लिए हम लोग बाहर से कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्प्रिंग है, ऐसा था, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, नॉर्मल स्प्रिंग। जब हम लोग उसको ऐसे खींचेंगे दोनों तरफ से तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, उसका लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब इसमें ये जो चेंज आया है उसको लाने के लिए बाहर से कुछ अप्लाई करना पड़ा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक स्टेशनरी बॉल है, वो रेस्ट में है। वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम बाहर से कुछ फोर्स लगाएंगे, बैट दे के बॉल को मारेंगे और कुछ भी करेंगे तो बॉल क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स से उसको हिट कर दिया तो क्या होगा? बॉल स्टार्ट मूविंग, बॉल चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो रेस्ट में था, रेस्ट से लेके वो चलना स्टार्ट किया, वो अपने आप नहीं किया, बाहर से क्या करना पड़ा? कुछ अप्लाई करना पड़ा। इसी तरह क्या होता है, कई सारे एग्जांपल देख सकते हो। जैसे कि साइकिल अपने आप नहीं चलेगा, उसको हमको चलाना पड़ेगा, पैडल देना पड़ेगा, मतलब बाहर से कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या है? समथिंग हैज़ टू बी अप्लाइड एक्सटर्नली टू मूव के स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूविंग। कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब रेस्ट में जो है उसको चलाने के लिए, उसमें चेंज लाने के लिए, मतलब उसमें कुछ मूवमेंट लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बाहर से कोई चीज़ अप्लाई करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं चलता है। और दूसरी तरह ये भी हम लोग देखते हैं रियल लाइफ में कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको रोकने के लिए भी फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? एक साइकिल जा रहा है, वो अपने आप नहीं रुक जाएगा, रुकने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रेक लगाना पड़ेगा। हाँ, वो अपने आप रुक जाएगा एक टाइम बाद, वो अलग बात है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। नेचुरली हम स्पीड में जा रहे हैं तो उसको रोकने के लिए हम ब्रेक लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एक बॉल है तो उसको जब हम कैच करते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा? हम लोग, मेरा जो हाथ होता है, हाथ में ऊपर क्या होगा? फोर्स लगेगा। फोर्स लगता है, क्यों लगता है? मतलब हम लोग उसको फोर्स लगा रहे हैं, इसीलिए वो रेस्ट में आ गया, नहीं तो नहीं आता, वो सीधा चला जाता। तो कोई भी बॉडी को मूवमेंट में लाने के लिए बाहर से कुछ अप्लाई करना पड़ता है। एंड ऑल्सो मूविंग बॉडी, उसको रेस्ट में लाने के लिए भी बाहर से कुछ अप्लाई करना पड़ता है। ये जो कुछ अप्लाई करना पड़ता है उसका नाम क्या है? उसका नाम ही है फोर्स। ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी का सिचुएशन में कुछ भी चेंज लाने के लिए बाहर से जो अप्लाई करना पड़ता है उसका नाम क्या है? फोर्स है। समझ में आ गया? हम लोग को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी फोर्स का डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको समझना जरूरी है कि किसी भी सिचुएशन में चेंज लाने के लिए बाहर से हम लोग को क्या अप्लाई करना पड़ता है? फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो फोर्स कई तरह का हो सकता है। एक तो अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स, कई तरह का हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे टेबल है, टेबल के ऊपर, ये जो टेबल है, टेबल के ऊपर क्या है? यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक
रखा हुआ है। तो उसी ब्लॉक में अगर हम लोग दो फोर्स लगाएंगे, मान लेते हैं कि दाएं तरफ एक पर्सन इसको खींच रहा है, ऐसे कुछ फोर्स लगा रहे हैं, और बाएं तरफ इसको एक फोर्स लगा रहे हैं दूसरा पर्सन F2। ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ F1 लगाएंगे तो जाहिर बात है वो किधर जाएगा, दाएं तरफ जाएगा। सिर्फ F2 लगाएंगे, बाएं तरफ खींचेंगे तो बाएं तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिर्फ अगर हम लोग टेबल में F1 लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, दाएं तरफ जाएगा, और सिर्फ F2 लगाएंगे तो बाएं तरफ जाएगा। इसी तरह का फोर्स का जो नाम है वो है अनबैलेंस फोर्स। मतलब उसमें फोर्स अप्लाई करने के बाद कुछ चेंज आता है। अब मान लो जो F1 और F2 वैल्यू अगर सेम होगा, मतलब दोनों इक्वल फोर्स से दोनों तरफ से खींच रहे हैं, तो इसका कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, कोई चेंज होगा? चेंज नहीं होगा। तो उस तरह का फोर्स को कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। इफ F1 बराबर F2 देन दे आर बैलेंस्ड फोर्स। अगर F1 और F2 अगर सिंगल लगाएंगे तो वो तो अनबैलेंस फोर्स है, मतलब उसको बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है। ठीक है, मतलब उसका एक इफेक्ट हम लोगों को मिलेगा। लेकिन अगर दो तरफ से दोनों ही साइड से अगर फोर्स लग रहा है, तो अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, दे आर बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स के लिए क्या होता है कि फोर्स तो लग रहा है लेकिन कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर F1 ग्रेटर देन F2 होगा, मतलब जो दो फोर्स लग रहा है उसका बीच में अगर F1 ज़्यादा होगा तो क्या होगा, दाएं तरफ मूवमेंट होगा। तब क्या होगा, एक नेट फोर्स आ जाएगा। नेट फोर्स मतलब इसका वैल्यू अगर 10 है और इसका वैल्यू 3 है तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 7 दाएं तरफ। इसका वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू 5 है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 5 इधर, मतलब एक नेट फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या पता चलता है, यहाँ पे पता चलता है कि फोर्स अप्लाई करने से ही मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। एक नेट फोर्स होना चाहिए, मतलब अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए। ठीक है, मूवमेंट के लिए अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए। कई तरीके मान लेते हैं कि इसको कई तरीके फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, इधर उधर, लेकिन सब बैलेंस हो गया, मतलब सब मिला के 0 हो गया, तो उसमें मूवमेंट नहीं आएगा। फोर्स लगने से ही मूवमेंट आ जाता है ऐसा नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तभी मूवमेंट आएगा। इसको हम लोग लिख लेते हैं कि इन ऑर्डर टू हैव मूवमेंट वी मस्ट हैव अनबैलेंस्ड फोर्स। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि there must be an unbalanced force to change the motion। स्टेट ऑफ मोशन लिख सकते हैं, सबसे बढ़िया होगा स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कोई भी बॉडी का जो स्टेट ऑफ मोशन है, रेस्ट में है या फिर मूवमेंट कर रहा है, उसमें कोई भी चेंज लाने के लिए हम लोग बाहर से कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। वो ठीक है, वो तो फोर्स है, लेकिन फोर्स अप्लाई करने से ही उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा ऐसा नहीं, उसका नेट फोर्स जो है वो देखना पड़ेगा। मतलब अगर अनबैलेंस्ड फोर्स उसमें लग रहा है, मतलब कई तरह का फोर्स लग सकता है ना, इस तरफ सब मिला के जो नेट फोर्स लगेगा वो डिटरमाइन करेगा कि उसके ऊपर मोशन होगा कि नहीं होगा, मतलब मूवमेंट में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, मतलब अगर बैलेंस फोर्स रहेगा तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, बैलेंस फोर्स मतलब सब मिला के 0 हो जा रहा है। फोर्स तो लग रहा है लेकिन फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका ए वाला जो फोर्स है और ए वाला फोर्स दोनों न्यूट्रल हो गया, तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो फोर्स लगने से ही मोमेंट में चेंज आ जाएगा, वैसा बात नहीं है। नेट फोर्स लगना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसको समझना होगा। ठीक है, वो लाइन भी तुम लोग लिख सकते हो कि व्हेन द बैलेंस फोर्स आर एक्ट ऑन द बॉडी देयर इज़ नो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। जब बैलेंस फोर्स लगता है तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे एक अलमीरा है, रखा हुआ है अलमीरा, और यहाँ के एक लोग क्या कर रहा है, इसको मूवमेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो फोर्स अप्लाई किए, ऐसे उसको पुश किया, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्यों मूवमेंट नहीं आ रहा है।
फोर्स तो लगा रहे हैं, फोर्स लगाने से तो मूवमेंट आना चाहिए, मतलब उसमें स्टेट चेंज होना चाहिए। अलमीरा रेस्ट में है, तो अगर हम लोग बाहर से फोर्स लगाएंगे तो अलमीरा रेस्ट से मोशन में जाएगा, मतलब उसका मोशन में कुछ चेंज आएगा। तो उसके लिए हम लोग फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन वो मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो हम लोग पढ़ा वो कि गलत है? गलत नहीं है। मतलब इसमें क्या हो गया, बैलेंस फोर्स, नेट फोर्स 0 है, टोटल फोर्स 0 है। कैसे 0 है? हम लोग इसमें फोर्स लगा रहे हैं ना, ये जो अलमीरा है इसको हम लोग ऐसे फोर्स लगा रहा है, वो इधर जाना था, लेकिन जब हम इसे इधर फोर्स लगा रहे हैं ना, तो ये जो अलमीरा है और फ्लोर है उसके बीच में एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया है। वो क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स। वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है? ए फोर्स को न्यूट्रल कर दे रहे हैं। हम अगर इसको 2 देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। हम इसको बढ़ाते रहें, मतलब फोर्स बढ़ाते रहेंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, और इसको क्या करेंगे? न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फोर्स लग रहा है लेकिन टोटल फोर्स क्या है? 0 है, इसलिए मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सही स्टेटमेंट क्या है? नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और एक बात है, और रियल लाइफ में हम लोग ये भी देख चुके हैं कि हम साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चलाते चलाते पैडल करना हम लोग स्टॉप कर दिया। तो पैडल करना जब हम स्टॉप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स लगाना बंद हो गया। फोर्स लगाना बंद हो गया मतलब जो वेलोसिटी है वही रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब एक वेलोसिटी एक्वायर कर लिया है साइकिल। अब वेलोसिटी एक्वायर कर लिया तो वो वेलोसिटी मेंटेन होना चाहिए, मतलब जाना ही चाहिए। लेकिन क्या होता है, अगर हम लोग पैडल नहीं भी लगा रहे हैं तो भी क्या होगा? कुछ देर बाद क्या साइकिल रुक जाएगा। क्यों रुक जाता है? क्योंकि वहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है, तो कोई तरह का फोर्स लगेगा तो हम लोग पैडल से फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ऑपोजिट साइड में जो रिंग है, रिंग के इस साइड में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो वो क्या होगा? धीरे धीरे उसका मोशन में चेंज आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक मोशन में चेंज आएगा, उसके बाद क्या होगा? ये रेस्ट में हो जाएगा, क्योंकि ये बैक साइड में एक फोर्स लग रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। वो ऐसे कांस्टेंट जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उसका वेलोसिटी में चेंज आएगा, फिर धीरे धीरे 0 हो जाएगा। तो क्या होता है? मोशन में चेंज लाने के लिए मतलब नेट फोर्स चाहिए एक। ठीक है, लेकिन हमको ठीक से सोचना पड़ेगा। तो सब हम लोग अकाउंट किए है कि नहीं किए है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ अगर सोचेंगे कि बाहर से फोर्स लगाएंगे, नहीं, और कई तरह के फोर्स होता है, वो भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि नेट फोर्स 0 है कि नहीं है। ऐसे हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि फोर्स लग रहा है मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब ये गलत है। नहीं, उसको टोटल जो फोर्स है सब देखना पड़ेगा, जितना टाइप का फोर्स हो सकते हैं सब देखना पड़ेगा, तभी हम लोग बता सकते हैं उसे। अब हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है वो हम लोग निकालेंगे। दिखने में तो ये 2 लाइन का स्टेटमेंट है, हम लोग मेमोराइज कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर कई तरीके का इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल सकता है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इजी में समझा देंगे। ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट and in the state of uniform motion unless it is disturbed by some external force। अगर सिंपल तरीके से इसको बोला जाए, एक जो बॉडी है वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। कोई मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर पर आवर में मूव कर रहा है, तो वो ऐसा ही मूव करता रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्मली मूव करेगा। कब तक? जब तक बाहर से कोई डिस्टर्ब ना करे, बाहर से कोई फोर्स अगर ना लगाए तभी। बाहर से अगर कोई डिस्टर्ब ना करे या फिर फोर्स नहीं लग रहा है तो जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, और जो मूवमेंट में है वो यूनिफॉर्मली चलता ही रहेगा। ठीक है, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। अब स्टेटमेंट तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें पहला जो डेफिनेशन हम लोगों को मालूम पड़ता है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम लोगों को पता चलेगा, वो है फोर्स। फोर्स क्या है? क्या चीज़ है फोर्स? क्या चीज़ है फोर्स? क्या है? किसी भी बॉडी का
जो स्टेट है, स्टेट मतलब वो किस सिचुएशन में है। सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो सिचुएशन, किसी भी बॉडी का सिचुएशन जो है वो रेस्ट सिचुएशन हो सकता है, मूविंग सिचुएशन भी हो सकता है, वो जैसा है मतलब है रेस्ट में है या आइदर रेस्ट में है और मूवमेंट में है। तो उसका जो सिचुएशन है किसी भी बॉडी का, वो सिचुएशन में बदलाव लाने के लिए बाहर से जो अप्लाई किया जाता है, अच्छे से समझना, किसी भी बॉडी का सिचुएशन में बदलाव लाने के लिए बाहर से जो चीज़ अप्लाई किया जाता है उसे फोर्स कहते हैं। फोर्स इज वेरी सिंपल्स। सो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट इज, ऐसे लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू चेंज the state of rest or state of motion, सिंपल लैंग्वेज में ये पूरा चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं एक वर्ड में, सिचुएशंस। ओके, सो किसी के रेस्ट और मोशन वाला जो सिचुएशन है उसको चेंज में लाने के लिए इन ऑर्डर टू चेंज द सिचुएशन वी must apply something externally. This is known as force. Okay? तो ये जो फोर्स है, यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन, वो कहाँ से मिलता है। तो तुमको लिखना होगा कि फर्स्ट लॉ से मिलता है, फर्स्ट लॉ से फोर्स का डेफिनेशन मिलता है। ठीक है, अब देखो ये जो लॉ हम लोग लिखे हैं उसका मैथमेटिकली फॉर्म हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अगर किसी बॉडी में चेंज नहीं आ रहा है मतलब उसका क्या है, एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। रेस्ट में, बॉडी रेस्ट में है मतलब उसमें कोई वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा है, और जो यूनिफॉर्म है उसका भी कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। तो ये जो हम लोग लिखे हैं कि सिचुएशंस में चेंज नहीं आएगा, इसको हम लोग अलग तरीके बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी का सिचुएशन में चेंज नहीं आएगा जब तक बाहर से कोई फोर्स ना अप्लाई किया। सिचुएशन में चेंज मतलब वेलोसिटी में चेंज, अच्छे से समझना, वेलोसिटी में चेंज मतलब क्या है, एक्सेलरेशंस। तो इसको हम लोग दूसरे तरीके बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं रहेगा जब तक बाहर से कोई फोर्स ना अप्लाई किया हो। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा इफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0। ओके, इसको हम लोग ऐसे नेट फोर्स भी लिख सकते हैं ना, नेट फोर्स होना चाहिए, वो तो अलग बात है, वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि नेट फोर्स नहीं होने से नहीं होगा, अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। उल्टा करके बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन अगर 0 है तो हम लोग श्योर हो जाएंगे कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है। देखो यही लॉ को हम लोग डिफरेंट स्टाइल में लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन 0 रहेगा, कब तक रहेगा, जब तक फोर्स ना लगा है। जब फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा तो एक्सेलरेशन शुरू हो जाएगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन मूवमेंट, सिचुएशन को चेंज आ रहा है। रेस्ट में जो है वो मूवमेंट कर रहा है, जो मूवमेंट कर रहा है उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब मूवमेंट में भी चेंज आ रहा है, मतलब कोई भी चेंज आ रहा है मतलब तब क्या, किसका आने का कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट चाहिए, एक्सेलरेशन का। तो जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स 0। ये क्या है, मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, और क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल सकता है, सोचो। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल सकता है कि जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, वो चेंज नहीं होना चाहते। जो रेस्ट में है उसको अगर हम लोग डिस्टर्ब ना करेंगे तो वो रेस्ट में रहेगा, और जो मूवमेंट में है वो मूवमेंट रहना चाहते हैं, वो चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक यहाँ पे एक चौक अगर रखा हुआ है तो ऐसा ही रहेगा, वो मूवमेंट नहीं होगा। जितना हम लोग अगर फोर्स नहीं लगा रहे तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है। ओके, हम जब बस में जाते हैं तो वहाँ पे बस जब चलना स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है, हम लोग पीछे की ओर ऐसे मतलब इंक्लाइन हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वो रेस्ट में था, मतलब सब रेस्ट में रहना चाहते हैं, लेकिन वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो हम लोग को पैर जो है वो बस के साथ कांटेक्ट में है,
तो वो मूवमेंट कर गया, लेकिन ऊपर वाला जो बॉडी है वो मूवमेंट नहीं करेगा क्योंकि वो आराम से रेस्ट में था। तो कोई भी बॉडी का टेंडेंसी होता है सिचुएशन में बदलाव ना आए, मतलब जो रेस्ट में है उसका टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में रहेगा, और जो मोशन में है उसका टेंडेंसी मोशन में रहेगा। ये जो प्रॉपर्टी है इसको नाम क्या है, इनर्शिया। कोई भी बॉडी का अपने जो सिचुएशन है उसको रिटेन करने का जो टेंडेंसी है वो है इनर्शिया। जो रेस्ट में है तो इनर्शिया सो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया क्या है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिटेन मतलब उसको मेंटेन करना इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया। कोई भी बॉडी का अपने स्टेट को रिटेन करने के लिए, उसमें उसको मेंटेन करने के लिए एक टेंडेंसी होता है, जो टेंडेंसी है वो प्रॉपर्टी जो है उसका नाम है इनर्शिया। इनर्शिया दो तरीके हो सकता है, एक तो है स्टैटिक इनर्शिया, स्टैटिक, और दो है काइनेटिक। इसको थोड़ा सा अलग से बोलने से दो डेफिनेशन आ जाएगा। किसी भी बॉडी का टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिटेन इट्स स्टैटिक सिचुएशन इज नोन एज स्टैटिक इनर्शिया एंड अ टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन्स इट्स मूविंग सिचुएशन इज नोन एज काइनेटिक इनर्शिया। ठीक है, तो कोई भी बॉडी का अपने जो रेस्ट है, रेस्ट सिचुएशन को बदलाव ना आए उसका टेंडेंसी होता है। ठीक है, तो वो है स्टैटिक इनर्शिया और काइनेटिक इनर्शिया। ओके, इसको हम लोग दूसरे तरह की भी बोल सकते हैं कि बॉडी का जिस प्रॉपर्टी के वजह से कोई भी बॉडी अपने स्टेट को रिटेन कर सकता है, मतलब उसमें बदलाव आए तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसको अपोज कर सकता है, तो वो क्या है, इनर्शिया है। ये इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पे से हम लोग बता सकते हैं कि दो क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लिए कि जो फोर्स है और इनर्शिया दोनों का ही कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, इसके अंदर है। ठीक है, और उसका मैथमेटिकली फॉर्म भी हम लोग लिख चुके हैं। तो कई सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है एक छोटा 2 लाइन का मतलब स्टेटमेंट में। ठीक है, लेकिन उसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या है। तो ये हो गया इनर्शिया। इनर्शिया का कई सारा एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इनर्शिया का हम एग्जाम्पल देते हैं कि मान लेते हैं, इसको पूछ देते हैं थोड़ा सा। जब हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसमें देखिए ऐसा रहता है, जो डिस्क रहता है छोटा छोटा ऐसे रहता है, और यहाँ से कैरम बोर्ड लेके उसको हम लोग हिट करते हैं। तो वो क्या होता है, अगर जोर से हिट करेंगे ना तो ये वाला चीज़ इधर चला जाएगा, लेकिन वो वाला गिर जाएगा। मतलब ये वाला क्या होगा, इधर चला जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सिर्फ बाकी बचे रहेगा, और ये वाला इधर चला जाएगा। ऐसा कैसे होता है, अगर इसको हम लोग मूवमेंट कर दिया जोर से, लेकिन ये वाला जो चीज़ है वहाँ पे रहेगा, क्योंकि वो स्टैटिक इनर्शिया की वजह से। ये जो पूरा चीज़ है वो स्टैटिक इनर्शिया में है। अब इसको हम लोग मूवमेंट में ला रहे हैं, लेकिन इतना तेज़ी से ला रहा है कि वो स्टैटिक में रहेगा, उसमें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं आ रहा है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और हम लोग ग्लास और कॉइन का एक्सपेरिमेंट होता है। एक ग्लास है, उसके ऊपर ऐसा एक कार्ड रखा हुआ है और उसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, ऐसा कॉइन। तो अगर हम लोग एक कार्ड को ऐसे मारेंगे जोर से, बहुत जल्दी मारेंगे, तो क्या हो जाएगा, कार्ड इधर चला जाएगा, और जो कॉइन है, कॉइन कहाँ पे आ जाएगा, नीचे ऐसा आ जाएगा, वो नीचे रह जाएगा, क्योंकि कॉइन यहाँ पे रेस्ट सिचुएशन में है। तो अगर हम लोग धीरे धीरे मारेंगे तो वो नहीं होगा, वो मूवमेंट करने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे मारेंगे तो कार्ड निकल जाएगा, लेकिन ये स्टैटिक सिचुएशन मेंटेन करेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे तो नहीं रह सकते, वो खाली है, नीचे चला जाएगा। तो इसको हम लोग कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट घर में। जो कई तरह के एग्जाम्पल रियल लाइफ में होता है, उसको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे स्टैटिक इनर्शिया है, कहाँ पे काइनेटिक इनर्शिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बेसिस में कुछ रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है, ऐसे ये स्टैटिक सिचुएशन में है, तो इसका टेंडेंसी क्या होगा, रेस्ट में रहेगा।
वो चाहता है कि वो रेस्ट में रहेंगे। लेकिन बाहर से अगर हम लोग इसको मारेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ के बहुत ही बड़ा एक बॉल है, बहुत ही बड़ा एक पत्थर है, ठीक है, तो ये रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, दोनों का ही टेंडेंसी क्या है, रेस्ट में रहना चाहते हैं। ये तो स्टैटिक इनर्शिया का प्रॉपर्टी है। इनर्शिया मतलब जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहते हैं। लेकिन अगर बाहर से फोर्स लगाएंगे तो इसमें मूवमेंट आ जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स हम लगा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक पत्थर है, गोल पत्थर, तो इसको भी हम लोग 10 न्यूटन ही फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा और थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि अगर हम इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, ये जो इनर्शिया है, इसका इनर्शिया है, इनर्शिया के वजह से ये चाहता है कि वो रेस्ट में रहे, वो चेंज ना हो। लेकिन अगर बाहर से हम लोग लगाएंगे तो उसमें चेंज आएगा, लेकिन वो इजीली नहीं आएगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम लोग दोनों ही केस में इक्वल फोर्स लगाए, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा हुआ, यहाँ पे इफेक्ट कम हुआ। क्या डिफरेंस है दोनों केस में? इसका मास ज़्यादा है, इसका क्या है, मास ज़्यादा है, इसका मास कम है। तो क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसीलिए क्या है, इसको फोर्स लगाने के बावजूद इसमें मूवमेंट ज़्यादा नहीं आया। मतलब ये जो इनर्शिया है, मतलब स्टैटिक इनर्शिया है, जिसके वजह से वो चाहता है कि उसमें कोई बदलाव ना आए, वो रेस्ट में रहना चाहते हैं। तो यहाँ में जो इनर्शिया है वो इसका ज़्यादा है, मतलब उसका जो अपने स्टेट है उसको रिटेन करने का टेंडेंसी जो है वो किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, ठीक है। इसमें भी है, इसमें भी टेंडेंसी है रेस्ट में रहने का, लेकिन इसमें टेंडेंसी ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है, मतलब ये अपने को ज़्यादा रिटेन कर सकता है, ठीक है। इस मतलब सेम फोर्स लगाएंगे तो इसमें कम इफेक्ट होगा, इसमें ज़्यादा इफेक्ट होगा। एक साइकिल है, उसको हम लोग मूवमेंट लगाएंगे, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। एक गाड़ी है, कार, उसको थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो नहीं हो जाएगा, बहुत ज़ोर से फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं, अगर एक बॉल जा रहा है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए, मतलब सेम वेलोसिटी में जा रहा है, मान लेते हैं कि ए बॉल जा रहा है और यहाँ पे एक बॉल जा रहा है, इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और इसका भी 10 मीटर पर सेकेंड है। अब बोलो कि दोनों में से किसको रोकने के लिए ज़्यादा मतलब मेहनत करना पड़ेगा? इसको हम लोग इजीली रोक सकते हैं, इसको रोकने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, ये मूवमेंट में है, जो काइनेटिक इनर्शिया है, मतलब मूवमेंट होने का टेंडेंसी, वो भी क्या है, मास के ऊपर डिपेंड है। जिसका मास ज़्यादा है वो मूवमेंट में है, तो वो मूवमेंट से वापस रेस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि उसका टेंडेंसी है मूवमेंट करता रहे, तो वो मेंटेन करेगा, रास्ते में जो आएगा उसको हटा देगा, लेकिन ये हटा नहीं सकता है उतना, ठीक है। तो इसको जिसका मास ज़्यादा है उसका काइनेटिक इनर्शिया भी ज़्यादा है और स्टैटिक इनर्शिया भी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब जो इनर्शिया होता है वो किसके साथ रिलेटेड है, मास के साथ रिलेटेड है। जिसका मास जितना ज़्यादा होगा वो अपने स्टेट को उतना ही ज़्यादा मेंटेन कर पाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं? इससे हम लोग कंक्लूजन लिख सकते हैं कि मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। मतलब जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, या फिर बोल सकते हैं उसका जो सिचुएशन है उसको रिटेन करने का जो टेंडेंसी है वो उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, सो इन दिस वे इनर्शिया एंड मास आर रिलेटेड टू ईच अदर्स।